ओके सो लास्ट क्लास तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, फुली हम कर चुके थे और आपका तो ट्यूटोरियल भी हो गया ना। यस सर। सो ट्यूटोरियल में आपने एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स कर ली हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ, इससे रिलेटेड सब कर लिया ना। यस सर। चलो गुड। बस अब ट्यूटोरियल के बाद अब फ्रिक्शन मुझे स्टार्ट करना था। अब आपके लिए फ्रिक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं पुली पे डिस्कस कर लूं, देन वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन। जैसे ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए छोड़ी थी। जैसे एक्सीलरेशन के लिए मैंने आपसे कहा था एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। So net downward force is 20g minus 5g. Total mass is 20 plus 5. So that's 200. G is 10, na? Minus 50 by 25. It's 150 by 25. It's 6 meter per second square. So this is the acceleration, which is 6 meter per second square. This is acceleration, 6 meter per second. Excuse me, sir. Yes. Sir, screen is invisible. Screen is not visible. Okay. Yes, sir.
दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ये अर्पित कभी कभी ना ये स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसे ना। सर हो गया दिख रहा है। Okay, okay. So that is the net acceleration which is 6 meter per second square. फिर वो आपसे कहता है टेंशन निकालो। टेंशन के लिए किसी एक का एफबीडी बना लो, दोनों में से काम चलेगा। 5 kg वाले का एफबीडी बना लो। That's T डाउनवर्ड्स 5G एक्ट करेगा। और ये 5 देखो 20 kg वाला हैवी है, ये नीचे जाएगा। 5 kg वाला कंपेरेटिव लाइट है, ये ऊपर जाएगा। इट्स गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन। जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे देन इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी t minus 5g is equal to 5a। t आ गया आपके पास 5a plus 5g। now we can substitute the values। acceleration कितना है? acceleration is 6, g 10 ले लेते हैं, तो ये 50 और 30 हो गया ना, दैट्स 80। बताओ क्लियर है ये? Yes, sir. मतलब ये सब तो तुम्हें आ गया होगा, अगर तुमने कल वो न्यूमेरिकल्स करे एनसीईआरटी वाले, तो ये सब चीजें तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। एफबीडी तो क्लियर है ना सबका? देखो अगर किसी का अभी ना होना तो प्लीज चैट रूम में लिख दिया करो, फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे करवाएंगे उसे। सर एक मिनट, आप ये बता सकते हो सर 5A वाला? क्लियर नहीं है सर, मैंने वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी सर। आपने ट्यूटोरियल अटेंड नहीं किया था? सर नहीं सर। चलिए मैं आज रात में आपका करवाता हूँ, ठीक है? आज रात में आपका लगवाता हूँ, ठीक है? सर ये 5A वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक मिनट। सर टेंशन वाला फिर से बता दो सर पूरा। हाँ भी बता देता हूँ। हाँ तो देखो इसमें करा सिर्फ ये है मैंने कि ये 5 kg वाला है, ये पुली दी हुई है ना, पुली में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सीलरेशन के लिए मैंने सिखाया था नेट डाउनवर्ड फोर्स बाय टोटल मास। नेट डाउनवर्ड फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हैवी वेट माइनस लाइट वेट। देखो हैवी वेट कितना है 20g, लाइट वेट कितना है 5g, सो इट्स 20g माइनस 5g डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज 20 प्लस 5। g की वैल्यू रख दो, g is 10, so that's 200 minus 50 by 25, 150 by 25 which is 6 meter per second square। ये आपका नेट एक्सीलरेशन। ये क्लियर है एक्सीलरेशन तक? महराज, अर्पित? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब वो आपसे कहता है कि ओके टेंशन कैलकुलेट करो, तो आउट ऑफ दीज टू किसी का भी एफबीडी बना। तो 5 kg का मैंने एफबीडी बनाया। तो 5 kg पे देखो फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही हैं। अपवर्ड्स टेंशन एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, एंड इट्स गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन। इट्स गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन है। अब आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लिखते हैं तो टोटल फोर्सेस लेते हैं। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक फोर्स टेंशन एक्ट कर रही है, एक फोर्स है जो 5G एक्ट कर रही है। अपवर्ड्स पॉजिटिव लेते हैं तो T पॉजिटिव ले लिया, 5G नेगेटिव ले लिया, T माइनस 5G 5A हो गया। तो आप लिख सकते हो T क्या हो जाएगा? 5A प्लस 5G हो जाएगा। A की वैल्यू 6 रख दीजिए, G की वैल्यू 10 रख दीजिए। सो 5 into 6 plus 50 that's 30 plus 50 it's 18। तो यहाँ जो टेंशन होगी दैट टेंशन इज 18। सर मैंने जो FBD है वो मैंने 20 का बनाया था, तो उससे -80 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो वहां से भी सेम आएगा। अगर मैं 20 का बनाता हूँ, ठीक है, टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, 20G नीचे एक्ट कर रहा है, एंड इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन। अब आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे बताइए? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। नो, इन सर राइटिंग इक्वेशन ऑफ, एक्सेलरेशन नीचे हो रही है तो फिर उसके ऑपोजिट जो होगा। नहीं नहीं नहीं,
देखो मैंने यहाँ पर जब मैंने आपको इक्वेशंस लिखनी सिखाई थी तो मैंने ये भी सिखाया था कि लिखते कैसे। देखो क्या सिखाया था, जल्दी से रीड करो। Yes, sir. Force acting on in direction of motion are positive. यस, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है बताइए, 20g और t? 20 G. So we'll take 20g as positive, t will be negative. Yes, sir. हाँ। So मैंने ये बोला T negative है. सो देखो जरा g की वैल्यू रखो, 20 into 10, ठीक, माइनस t, 20 into a which is 6, t को राइट में ले जाओ, सो इट्स 200 माइनस 120 is t, पॉजिटिव हो जाएगा। कहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव तो आ रहा है। ठीक साची। Okay, sir. अच्छा, महराज के अलावा और भी कोई हो जिसने ट्यूटोरियल अटेंड नहीं किया था, जिसको अभी भी प्रॉब्लम्स हैं इन क्वेश्चंस में, टेंशन, नॉर्मली एक्शन, क्योंकि दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मुझे प्लीज बता दो। मैं आज इवनिंग, लेट इवनिंग निष्कर्ष से कह देता हूँ, बुलाकर थोड़ा बहुत आपको करवाएंगे। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है सर पुली 2 की। मिनट सर, स्क्रॉल ऊपर ऊपर कर सकते हैं, तो सर लिखना बाकी है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, तो लास्ट लेक्चर का है। हाँ यस सर। और प्लीज आप लोग वीडियोस ऑन कीजिए, देखिए बार बार अनाउंस करने की जरूरत ना हो, फोकस मोड ऑन है, प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए। हाँ, सर हो गया। चलिए, मतलब मुझे चाहिए कि हर बच्चा सामने 1.5 घंटे बैठा हो, ऐसा ना हो कि आप लोग टहल टहल के पढ़ते हो। सो ये आ गया आपके पास, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पुली के साथ। आपको कुछ मासेस दिए हुए हैं, ये बहुत आता है, मतलब ये आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स में सेम क्वेश्चन आएगा। एक बार विदाउट फ्रिक्शन आता है, एक बार विद फ्रिक्शन आता है, एक बार विस्कोसिटी फ्लूइड के साथ आता है ये क्वेश्चन। ये दिया हुआ, वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट acceleration of each mass, second tension in string। देखो दोनों में फर्क है, अगर आप ढंग से देखोगे ना, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क है। फर्क ये है कि यहां पर ये मास फ्री था, मूव कर सकता था, लेकिन यहां आप देखोगे तो 10 kg का जो वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। पहले तो मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, मेथड 1 डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर इक्वेशंस बना के भी दिखा दूं। तो ये 10 kg तो बैलेंस हो गया। एक्सीलरेशन के लिए रिलेशन बताओ मुझे, क्या रिलेशन यूज करते हैं पुली में, ये तुम्हें याद होना चाहिए। Net downward force upon total mass. नेट डाउनवर्ड फोर्स ओवर टोटल मास, मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि एक्सीलरेशन हम नेट डाउनवर्ड फोर्स बाय टोटल मास से लेते हैं। सो एक्सीलरेशन इज नेट डाउनवर्ड फोर्स ओवर टोटल मास। अब देखो जब आप नेट डाउनवर्ड फोर्स लोगे ना, तो ये 10 kg का वेट उसमें काउंट नहीं होगा। ऊपर वाले में देखो क्या हो रहा था, 20g माइनस 5g दोनों लेना था, लेकिन यहां पर ये 10 kg का जो वेट 10g है, ये काउंट नहीं होगा। रीजन बताएगा कोई, क्यों काउंट नहीं होगा? सर क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है. कैंसिल हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस कर रहा है। अगर लेफ्ट विद जस्ट 5 kg, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज 5g ओनली, टोटल मास इज 10 plus 5। 5g means 5 into 10 by 15, 50 by 15, 10 by 3 meter per second square. That's the acceleration, first one.
फिर वो आपसे कहता है टेंशन कैलकुलेट करो, देखो कितना आसान काम है। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, कितना वेट होगा? मुझे सबकी आवाजें सुनाई दे। वेट कितना होगा? 5 kg का मास है। 500 500. 500 कैसे आ जाएगा? 5G 50। 50 न्यूटन। ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है भाई, ये मास नीचे लेकर आएगा, ऐसे ये नीचे जाएगा, ये राइट में जाएगा, सम एक्सीलरेशन है। कैसे लिखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन? FBD बना लेता हूँ 5 kg वाले का। ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है, नीचे वेट एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है विद एन एक्सीलरेशन। जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, कौन सा डायरेक्शन अप पॉजिटिव है लाइशा, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स? Sir, upward. नहीं, मोशन कहाँ हो रहा है Down. लाइशा? देखो मोशन कहाँ हो रहा है लाइशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताइए। डाउनवर्ड्स है ना? Yes, sir. वी ऑलवेज कंसीडर डायरेक्शन ऑफ मोशन एज पॉजिटिव। एक बार रिपीट कर दो क्या कहा मैंने, फिर आपको याद रहेगा बहुत दिन तक। The direction of motion is always positive. तो यहाँ मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है लाइशा? The down. So downwards would be positive, 5G would be positive, tension would be negative, and that's 5A. तो यहाँ से टेंशन हो गया 5G माइनस 5A। अच्छा रोशनी मुझे बताओ प्लीज बच्चे कि ये एक्सेलरेशन कितना है? मुझे एक ही वैल्यू रखनी है ना? 10/3। हम्म, रोशनी Yes, sir. कहाँ थी आप? मैं आपसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन। So it's Sir, 50, I collect everything. okay, 50 minus 50/3 कितना हो गया? 150 minus 50, which is 100/3 Newton. So this is the tension in the system. Surat, clear है? Mansi, Yes, sir, clear है. Yashika, Uneeb, Yes, sir. Noah, clear है. Yes, sir. मेराज प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सर थोड़ी थोड़ी आ रही है बट समझ में भी आ रहा है सर, ऐसा नहीं है पूरा पूरा समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसको लिखो, जहां अब इसको लिखना शुरू करो, जहां तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है वहां मुझे मुझे बताना शुरू करो, ठीक है? इसको खुद सॉल्व करो, जहां अटको वहां देखो थ्योरी, और जहां फिर भी ना समझ में आया मुझसे पूछो, सीख जाओगे, इसी क्वेश्चन में सीख जाओगे। We will start inclined plane after this. Scroll करूं further? यस सर। तो 5A mass into acceleration दिया ना? जी 5 में सर स्ट्रोल नीचे।
अब एक काम करो, इसका एफबीडी बनाओ। देखो यहाँ पे भी टेंशन एक्ट कर रही होगी। हाँ? इस 10 kg वाले का एफबीडी बनाओ और इस 10 kg वाले एफबीडी से नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो और टेंशन भी करो जल्दी से प्लीज। सर नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन में कैसे हो रहा है? नहीं नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर एक्ट कर रहा है और ये नीचे जा रहा है तो ये भी तो खिंचता हुआ जाएगा राइट से विद एन एक्सेलरेशन। ओके सर। मुझे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके दिखाओ और टेंशन भी कैलकुलेट करके दिखाओ 10 kg से। जरा से मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आप अब बिल्कुल सीख चुके हैं। सही सर, आप क्या करवा रहे हो? हाँ अक्षत, लास्ट क्लास में हमने पुली स्टार्ट किया था ना, यस सर। बस पुली पर एक न्यूमेरिकल कराया। ये तो होमवर्क था आपका। यस सर। ये न्यूमेरिकल कराया जस्ट अभी, ज्यादा कुछ नहीं। तो जल्दी से लिख लो, मैं रिपीट जरा। सर क्या निकालना था अभी? सर आपने कुछ बोला था कि कुछ नॉर्मली एक्शन निकालना है और टेंशन निकालना है। 10 kg का एफबीडी बनाओ, नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट करो और टेंशन कैलकुलेट। और जहां नहीं समझ में आ रहा है मुझे प्लीज चैट रूम में लिख दो, फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे कराना है। अगर इतना होगा कि क्लास में करा पाऊंगा मैं क्लास में करा दूंगा, नहीं तो अलग से बुलाकर करा दूंगा, रिकॉर्डिंग से करवाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप बताओ, और कोई पॉइंट नहीं है क्लास में आने का अगर आप 100% समझ के नहीं जा रहे, तो क्या फायदा हुआ? आप स्कूल में भी समझ में नहीं आया था, यहाँ भी समझ में नहीं आया, तो क्या फायदा? सर आप एक बार इस क्वेश्चन में बता देंगे क्या हो रहा है? देखो, ये एक टेबल है, इस टेबल पर यहाँ मैंने पुली लगा दी और इस पुली से मैंने 2 मास अटैच कर दिए, 10 kg का और एक 5 kg का। बाकी लोग मुझे आंसर्स देखें, नोहा ठीक आ रहा है आंसर, सिर्फ एक नोहा का आंसर आया और किसी का नहीं। फैकल्टी को भेजना है पोस्ट। तो ये अब क्या होगा, सब फ्रिक्शनलेस है। ये मास नीचे जाएगा विद सम एक्सीलरेशन और ये राइट में आएगा विद सम एक्सीलरेशन। तो मैं आपसे कह रहा हूं मुझे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बताइए और टेंशन कैलकुलेट करके बताइए। तो देखो, एक्सीलरेशन के लिए जो रिलेशन हमने लिखा था पुली में, दैट वाज नेट डाउनवर्ड फोर्स बाय टोटल मास। यहाँ नेट डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ 5g है, माइनस 10g नहीं करेंगे क्योंकि ये वेट तो बैलेंस हो गया नॉर्मल रिएक्शन से। तो जिस फोर्स से ये नीचे आ रहा है दैट इज ओनली 5g फोर्स है। व्हाट इज टोटल मास? 10 + 5 15 हो जाएगा। तो इट्स 50/15। 50/15 is 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये? यस सर। अक्षत? यस सर। अब इसके बाद टेंशन चाहिए ना। टेंशन के लिए आप किसी का भी एफबीडी बना सकते हैं। गुड सांची, सही आ रहा है। महराज नॉर्मल रिएक्शन में आप गड़बड़ कर, ये क्या निकाला है, टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन? सर टेंशन है सर, ये टेंशन है। गड़बड़ है, देखो जरा चेक करो महराज, कुछ गड़बड़ है। अब देखिए इसके बाद आपको टेंशन चाहिए 5 kg का, मैंने एफबीडी बना दिया। टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, सिस्टम नीचे जा रहा है। तो आप डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लो, 5g पॉजिटिव हो गया, टेंशन नेगेटिव हो जाएगा विच इज 5a। तो यहाँ से आप टेंशन लिख सकते हो 5g - 5a। ठीक, a आपने ऊपर कैलकुलेट किया था 10/3, उसकी वैल्यू रख दी, इट्स 100/3। ठीक है, मेराज टेंशन गलत है, नोहा टेंशन ठीक आ रही है। सूरत आंसर्स कहाँ है? मानसी, दिविन गलत दो है। आना T1 और T2। नहीं टेंशन सर समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे करना है सर? आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ मैं अभी करता हूँ, बस अभी करता हूँ। एक बार आंसर्स का वेट कर। सर करना क्या है सर? मैं अभी ज्वाइन किया। हाँ ये तो लिख लिया। हाँ सर, ये वाला हो गया था। अब इस 10 kg का एफबीडी बनाकर n और t कैलकुलेट कीजिए। ओके। हाँ असीम जी, असीम बताइए। सर अभी आपने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था? मैंने कहा 10 kg का एफबीडी बनाइए, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए और टेंशन कैलकुलेट। देविन गलत आ रहा है। हाँ बाकी लोगों के आंसर्स कहाँ है? यशिका नॉर्मल रिएक्शन सही है, अक्षत नॉर्मल रिएक्शन ठीक है, उनीब, मानसी क्या हो गया? सर मुझे नहीं आ रहा है समझ। सर मुझसे नहीं आ नहीं रहा? हो रहा है सर, एक बार आप करवा दो। ओके, ये वाला आया मानसी समझ में, या ये भी नहीं आया? रिपीट करना है। अच्छा, यहाँ जिस बॉडी का मैं वेट एफबीडी बना रहा हूँ उसका मास कितना है? सर 5 किलोग्राम। तो उसका वेट कितना होगा? 5g। mg लिखते हैं ना वेट, तो यस यही होगा।
Yes. Okay. यस, चलिए मैं इसको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ आपको। 10 kg वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये किसको नहीं, मानसी बताएगी मुझे। मानसी, 10 kg वाले पे बच्चे फोर्सेस बताओ, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? सर 2 फोर्सेस। दोबारा काउंट करो, ढंग से देखो। सर 3 फोर्सेस। 3 फोर्स। मुझे बताओ कौन कौन सी फोर्सेस हैं और कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे हैं? सर 10G डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। mg कितना हो जाएगा? 10g हो जाएगा। यस सर। और n अपवर्ड्स, और सॉरी n अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन, टेंशन, दिस। टेंशन, राइट। अब मानसी बुझाओ, क्या y एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोशन हो रहा है 10 kg के लिए? नो सर। तो y के अलॉन्ग आप बता सकते हो कि इन फोर्सेस में क्या रिलेशन होगा? सर इक्वल। इक्वल होंगे। y के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं है, तो ये फोर्सेस इक्वल है। n इज इक्वल टू 10g हो गई। इट्स 10 into 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 100। ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ये समझ में आया? यस सर। अब ये बताओ मानसी, x एक्सिस के अलॉन्ग कितनी फोर्सेस हैं? सर 1। 1। तो ऐसे लिखते हैं ना, F इज इक्वल टू m है। अब बताइए Yes. F की जगह आप क्या लिखोगे? सर T। T। m की जगह? 10। एक्सीलरेशन की जगह? सर G। G। एक्सीलरेशन A देखो कितना था। A तो वो एक्सीलरेशन है जिससे ब्लॉक मूव कर रहा है। देखो कहीं कैलकुलेट किया है हमने शायद। यस ये सर। राइट में जिस एक्स कितना हो गया? 100/3। अब बताओ, अब आया? यस सर। मानसी देखो, ये ना बहुत सारी दिमाग की भी होती हैं। आप अगर ये दिमाग को एक्सेप्ट करने दोगे ना एक बार कि ये नहीं हो रहा, तो फिर वो नहीं होगा। आप ये कहोगे ना इजी है, मतलब ये लास्ट न्यूमेरिकल में नहीं समझ में आया तो इसमें आ जाएगा, तो वो सीख जाओगे। अगर आप डर गए ना न्यूमेरिकल से, तो फिर नहीं होगा। मतलब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तुमने ये फ्री बॉडी का फोबिया बना लिया। आप क्लियर है? थोड़ा बहुत यस सर। चलो अभी और आते हैं इस पे।
और बाकी लोग, और जिसने फोबिया बना रखा है इसका, देखो रोशनी का तो आंसर सही आ रहा था। एक सबिया, सबिया का फोबिया निकालने के लिए ना इसके साथ 1-2 घंटे की क्लास 1-to-1 रखनी पड़ेगी। उनीब आया नहीं आया? सर आ गया थोड़ा। क्या नहीं आ रहा था? सर मतलब वो 10G और n इक्वल हो रहे थे सर, वो नहीं हुआ। अच्छा, आप थे उसमें ट्यूटोरियल में? यस सर। थे आप? अच्छा, चलिए ये हो गया। इसके बाद अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, दे आर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो जरा सा इंक्लाइंड प्लेन भी सीख लो कि इंक्लाइंड प्लेन कैसे सॉल्व करता है। तो ये है आपका, उसके बाद हम फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। फॉर इंक्लाइंड प्लेन के फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। थोड़ा सा सोचना, हाँ लिखेंगे तो हम बाद में, पहले आपका थॉट प्रोसेस, अगर आपने सोचा नहीं तो फिर मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ में आएगा। देखो हर चैप्टर का ना, जब हम फिजिक्स में करते हैं कोई टेक अवे होता है। लॉज ऑफ मोशन का टेक अवे ये है कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि यार बिना फोर्स के मोशन नहीं होता। अगर बॉडी मूव कर रही है तो कोई फोर्स एक्ट कर रही है, मूव नहीं कर रही दैट मींस नेट फोर्स 0। मतलब ये बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाए आपके ब्रेन में, जैसे ABCD या 2+2 4 इम्प्रिंट होता है ना, ऐसे ये बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाए जाकर कि अगर बॉडी मूव कर रही है दैट मींस सम फोर्स इज एक्टिंग ओवर द बॉडी। अगर बॉडी मूव नहीं करती इसका मतलब फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ये बड़ी छोटी सी चीज है, ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए कि ऐसे ही होता है। अब देखिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको ये थ्योरी ना बिल्कुल दिमाग में बिठा दूंगा। आपने ये सरफेस ली और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रख दिया और ये ब्लॉक रेस्ट में। अब मुझे लाइशा बताएगी, लाइशा इस ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? नंबर ऑफ फोर्सेस लाइशा। सर 1। कौन सी फोर्स है वो लाइशा? नाम बताइए, फोर्स कौन सी है? राइट अमीन, सही है आपका आंसर। लाइशा फोर्स बताओ, कौन सी फोर्स है जो 1 फोर्स है, कौन सी एक्ट कर रही है? अच्छा चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, लाइशा क्या यहाँ वेट होगा बॉडी का? Yes. यस। कहाँ एक्ट करता है वेट? वेट कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, mg। और लाइशा कोई और भी फोर्स दिख रही है जो एक्ट कर रही हो? देखो कांटेक्ट हो रहा है यहाँ। यस जब कांटेक्ट होता है तो एक और फोर्स एक्ट करती है जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये ऐसे समझो कि आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है। तो लाइशा अगर स्टडी टेबल पे मोबाइल फोन रखा है, रेस्ट में या मोशन में? सर रेस्ट। क्या मतलब है रेस्ट का? नेट फोर्स कितनी होगी मोबाइल फोन पर? सर 0। तो देखो ये मोबाइल फोन है आपका और ये टेबल है। नेट फोर्स 0 कब हो सकती है? जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे। मूव नहीं कर रहा दैट मींस नेट फोर्स 0 होगी, N इज इक्वल टू mg। अब ये समझो, मैंने इसी आपकी जो टेबल है ना उसे थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया, ऐसे कर दिया, और मैंने मोबाइल फोन रख दिया। अमीन आपको क्या लगता है, मोबाइल फोन अब भी रेस्ट में होगा या धीरे धीरे स्लाइड कर देगा? सर आप हमें बोल रहे हैं क्या? जी अमीन, असीम सर, सॉरी यार, असीम। मुझे ना असीम को ना सर अब मुझे एक हमेशा और बार अमीन ही रिपीट याद कर है। दीजिए, क्या पूछा भी आपने हमसे? मैं कह रहा हूँ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर आपने एक बॉडी को रख दिया, ये जो मोबाइल फोन रखा था ना टेबल पर, यस सर। इस टेबल को मैंने ऐसे कर कर इंक्लाइन कर दिया, अब यहाँ रख दिया मोबाइल फोन, ये अभी रेस्ट में होगा या स्लाइड कर जाएगा? सर वो तो इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड करेगा ना। चलिए इंक्लिनेशन एंगल अगर अच्छा खासा दिया है मैंने तो सर फिर तो ये नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा। जी सर। अच्छा अब ये असीम जो कह रहा है कि ये नीचे चला जाएगा, उन्हीं क्या लगता है आपको कि नीचे जाने का क्या मतलब है? नेट फोर्स अभी 0 है या आप कुछ नेट नॉन जीरो फोर्स एक्ट कर रही है? सर नॉन जीरो। नॉन जीरो ना, कुछ फोर्स एक्ट कर रही है अब जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। अब सोचो ये कि क्या कोई नई फोर्स आ गई या इन्हीं फोर्सेस में कुछ चेंजेस हुए? देखो यार सोचोगे नहीं तो तुम फिजिक्स नहीं में कर। कोई चेंजेस आए हैं?
इन्हीं फोर्सेस में कुछ चेंजेस हुए होंगे, कोई नई फोर्स तो नहीं आ रही। मतलब देखो नई फोर्सेस में कोई तीसरी फोर्स नहीं आएगी। आपको पता है एक वेट हो सकता है, नॉर्मली एक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है। टेंशन कब आता है मानसी? सर जब स्ट्रिंग अटैच्ड हो। स्ट्रिंग अटैच होती है, स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं हो सकती। तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन है, मींस इन्हीं फोर्सेस में कुछ चेंजेस हुए कि इसने गिरना शुरू कर दिया। नम्रा नेट फोर्स जीरो है या नॉन जीरो? यहाँ पर जब Non-zero. नॉन जीरो। अब आपको डिसाइड करना है कि वो चेंजेस क्या हुए होंगे। तो देखो करते क्या उन चेंजेस के लिए। वेट तो अब भी नीचे एक्ट करेगा mg, और ये जब मैं आपको रेजोल्यूशन और वेक्टर सिखाता हूं तो ये जरूर सिखाता हूं कि ये थीटा तो ज्योमेट्री से ये थीटा आएगा, बार बार नहीं रिपीट करूंगा। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आपको अगर याद है रेजोल्यूशन के नोट्स देखना, मैंने एक एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर सिखाया होगा, बट यहाँ वो रेलेवेंट नहीं है डिस्कशन। ये थीटा तो बाय सम ज्योमेट्री ये भी थीटा। अब रेजोल्यूशन और वेक्टर आप सब लोग जानते हैं। रोशनी मुझे बताओ सर ये दोनों थीटा प्लीज, वेट का कॉम्पोनेंट। हाँ दोनों थीटा सेम है, ये थीटा तो ये थीटा। रोशनी मुझे बताओ जरा इस mg का यहाँ कॉम्पोनेंट क्या आएगा? मुझे mg को दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। So along x-axis it would be sin y-axis cos theta. जहां नॉट जस्ट ऑलवेज x एंड y एक्सिस, जिसके साथ एंगल दे रहा है वहां cos थीटा आ जाएगा। मैंने इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया वेट को। ये cos थीटा आएगा जहां एंगल गिवन है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आ जाता है mg sin थीटा। ये आ गया आपका। ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला, इस डायरेक्शन को कहते हैं अलोंग द इंक्लाइन। इस पे भी एक आध क्वेश्चन करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा आपको। अलोंग द इंक्लाइन, this is perpendicular to the incline. और ये कंबाइंड क्लास बस आज लास्ट है, नेक्स्ट वीक से बैचेस जैसी थी वैसी स्प्लिट हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो mg sin थीटा क्यों है सर? उसके साथ तो एंगल गिवन है थीटा सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे देखते हैं, यहाँ से ये ऐसे समझो। एक डायरेक्शन ये है, ठीक है, एक डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर है आपका, ठीक, ये वेक्टर है ओके mg, और ये एंगल थीटा है। ये वाला एंगल रिलेवेंट नहीं है ना, ये इन दोनों एक्सिस में से किसी के साथ भी नहीं। सो यहाँ cos थीटा जाएगा और यहाँ sin थीटा जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि कौन सा कंपोनेंट है जो मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ढंग से देखो जरा डायग्राम, मुझे सबकी आवाजें हैं। मुझे बताओ प्लीज कौन सा कंपोनेंट है जो मूव mg करा रहा है? sin थीटा। साची ऐसे ही लगता है? Yes sir. यस सर। तो ये जो यहाँ जो एक्ट कर रहा है ना mg sin थीटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। अब मैं इसका अगर एफबीडी बनाऊंगा ना तो आपको एफबीडी ऐसे बनाना। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन हो रहा है? ऐसे को उड़ रही है बॉडी नो सर। यहाँ? नो क्या सर। नीचे जा रही है? नहीं जा रही। No, इसका sir. क्या मतलब है अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो सर रहा है? mg cos थीटा X-axis पे कोई motion नहीं। हाँ मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। पहले तो इस एक्स और वाई भूल जाओ, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और ये अलोंग द इंक्लाइन। किस डायरेक्शन में मोशन नहीं है लाइशा? अलोंग द इंक्लाइन मोशन नहीं है या परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नहीं है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नहीं। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नहीं ना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मोशन नहीं हो रहा, उड़ नहीं रही बॉडी, अलोंग द इंक्लाइन मोशन हो रहा है। तो अगर मैं एफबीडी बनाता हूं इसका, ये आपका मास है, सर n और mg cos थीटा ये की n वैल्यू है? इक्वल होगी। बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो। mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। सर किसकी आप मुझे वैल्यू बताओ इक्वल होगी? कौन सी दो, आप बताओ मुझे। यहाँ इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कौन सी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे? n and mg cos थीटा। n एंड mg cos थीटा बैलेंस कर देगी। तो आप लिख सकते हो n would be equal to mg cos थीटा, पहली इक्वेशन। और ये नीचे आ रहा है विद सम एक्सीलरेशन। अर्पित किस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा होगा? यस सर। किस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा होगा ये?
नीचे आ रहा है ना, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन। कौन सी फोर्स है जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी अर्पित। अक्षत बताएगा। अक्षत, कौन सी फोर्स है जो मोशन के लिए सर रिस्पॉन्सिबल है? mg sin थीटा। mg sin थीटा। सो यहाँ पर ये जो आपने इक्वेशन लिखी है n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अर्पित बताओ, ये इक्वेशन अलोंग द प्लेन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन? सर mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये इक्वेशन थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब अर्पित बताओ मुझे, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कौन कौन एक्ट कर रहा है, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सर mg sin थीटा। और मोशन किसकी वजह से हो रहा है? सर अलोंग दिस, हाँ सर mg sin थीटा पे हो रहा है। तो आप लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू, लिखते हैं ना ऐसे, F इज इक्वल टू ma, तो आप लिख सकते हो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। वो एक अलग बात है, mm कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इंक्लाइंड प्लेन कर रहे हो, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन आए, सबसे पहले जो आपके स्टेप्स होने चाहिए ना, वेट लो mg cos थीटा mg sin थीटा करो, n को mg cos थीटा के इक्वल लिखो, mg sin थीटा इक्वल टू ma लिख दो, फिर देखो कि आगे क्या करना है। मतलब यहाँ ये सब चीजें तो रट जाए आपको बिल्कुल। इसके बाद के आप फिर स्टेप्स देखोगे कि अच्छा न्यूमेरिकल क्या क्या रहा है, आगे क्या क्या स्टेप्स और फर्दर हो सकते हैं। इतना तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। लिखिए इसे, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसे आप सॉल्व करेंगे। सर लेकिन mg फोर्स भी तो कुछ एक्ट करेगा ना मास पे? कौन सा mg? mg सर ही? डायरेक्ट नीचे। हाँ मतलब इस देखो, mg को देखने का ही तो तरीका है कि mg को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों के इफेक्ट देखने का मतलब है मैं mg का इफेक्ट देख रहा हूँ। ओके एक्चुअल में सर। ये mg दो तरह से इफेक्ट कर रहा था, ये मोशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, नॉर्मली एक्शन से भी बैलेंस हो रहा था। तो मैंने इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। मैंने कहा यार देखो, यहाँ तो ये मोशन में ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये ऐसे नॉर्मली एक्शन को इफेक्ट कर रहा है। सो अगर आपने mg cos थीटा और mg sin थीटा को स्टडी कर लिया ना, दैट मींस आपने mg को स्टडी कर लिया। ओके सर। सर यस। सर ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है सर, ये न्यूटन के थर्ड लॉ वाला रिएक्शन? नहीं नहीं नहीं, ये वो है कांटेक्ट फोर्स, जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट की वजह से आ रहा है। इसका नाम नॉर्मली एक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये वो है, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी ना, जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन और टेबल, तो टेबल और मोबाइल फोन के बीच में एक फोर्स एक्ट करती है, उसे नॉर्मली एक्शन कह देते हैं। ठीक है, वो जो न्यूटन वाला है ना रिएक्शन, वो तो हर फोर्स के लिए, हर फोर्स का रिएक्शन होगा, वेट का भी रिएक्शन होगा, टेंशन का भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन का भी रिएक्शन होगा, सबका होगा। इस बेचारे का तो नाम ही नॉर्मल रिएक्शन। देवेन हुआ ये? देवेन? यस सर, सर हो गया। आयुषी, कोई इश्यू इसमें? नो सर। स्क्रॉल करूं इसे मैं फर्दर? इतना लिख लिया आप लोगों ने तो। यस सर। चलिए, तो आज आप में से कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा, संडे है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कल से सबकी वीडियो ऑन चाहिए, सारी क्लासेस। सर जो बीच, स्टार्ट कर रही थी ऑन करने का, बट इसमें ऑन नहीं कर पा रही थी। अच्छा मैंने अलाउ नहीं करा हुआ है क्या? सर अच्छा ओके ओके ओके, हाँ अब कर लो। भाई देखो, जब आप वीडियो ऑन करके सामने बैठे होते हो ना, तो फिर आप कम से कम 1.5 घंटे के लिए कंसंट्रेट करो, बड़ा जरूरी होता है, वरना आप बीच बीच में इधर उधर उठ के जाते रहते हो। चलो, गुड रोशनी।
मतलब लास्ट ईयर तक बच्चे ऑन नहीं करते तो समझ में आता था ओके पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं नहीं जाते, लेकिन अभी तो क्या परेशानी है। सर मेरा कैमरा ऑन ही नहीं होता। अच्छा अब हो जाएगा, मैंने कर दी, मैंने शायद उसको। नहीं सर, वो लैपटॉप में वेबकैम इंस्टॉल अच्छा करना अच्छा पड़ेगा के लिए। अच्छा अच्छा। सर उसके लिए स्टार्ट वीडियो सेटिंग्स चेंज करनी होती है, पहले मेरा भी नहीं होता था। अच्छा चलिए इतना लिखा आप लोगों ने। अब मैं एक आपको इसी के बेसिस पर एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करिएगा। देखिए और बहुत आराम से करना, जहां आप अटको आप मुझसे पूछते रहना। लाइशा आपकी लास्ट क्लास में इंटरनेट कनेक्शन शायद इश्यूज थे, है ना, जो मेरे साथ थर्सडे क्लास हुई थी आई गेस, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हो। जहां आप अटको वहां मुझसे दोबारा पूछना, बट प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज 30 डिग्री, यहाँ आपने बॉडी रख दी, मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg। मुझे प्लीज कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट नॉर्मली एक्शन, पहले नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट करो एंड सेकंड पार्ट हाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट। चलो करो। सर G10 ले। G10 ले लीजिए। ओके अर्पित, नॉर्मल रिएक्शन ठीक है। अक्षत, मानसी ठीक आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अर्पित का भी नॉर्मल रिएक्शन ठीक है। देविन का भी नॉर्मल रिएक्शन ठीक आ रहा है। लाइशा आंसर बचे। सूरत आपके आंसर्स कहाँ हैं आज? अक्षत एक्सेलरेशन भी ठीक आ रहा है। नहीं अक्षत एक्सेलरेशन गलत आ रहा है। अक्षत एक्सेलरेशन गलत है। नम्रा एक्सेलरेशन गलत। अर्पित एक्सेलरेशन गलत है। ये क्या एक्सेलरेशन में क्यों गड़बड़ कर रहे हो? नोहा cos 30√3/2 होता है, नॉर्मली एक्शन गलत है। सांची नॉर्मली एक्शन ठीक है। दिविन एक्सेलरेशन सही है, गुड। सांची नॉर्मली एक्शन अब ठीक आ रहा है। सूरत नॉर्मली एक्शन ठीक है। आयुषी ठीक आ रहा है नॉर्मली एक्शन। असीम ठीक है नॉर्मली एक्शन। रोशनी नॉर्मली एक्शन। रोशनी cos 30√3/2, ये ना सामने वाली वॉल पर तुम cos 30 cos 60 सारी वैल्यूज लिखो। हाँ ठीक है, रोशनी का तो गड़बड़ हो गया। दिविन का एक्सेलरेशन ठीक था। अक्षत का एक्सेलरेशन अब ठीक है। नोहा का नॉर्मली एक्शन ठीक है। यशिका नॉर्मली एक्शन ठीक। नम्रा एक्सेलरेशन ठीक। उनीब क्या हुआ? नॉर्मली एक्शन ठीक आ रहा है। लाइशा का आंसर नहीं आया। लाइशा क्या हुआ बचे? सूरत एक्सेलरेशन ठीक आ रहा है। लाइशा चलो साथ में सॉल्व करते हैं। ये 10 kg का वेट है, बताओ इंक्लाइन प्लेन पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है आयुषी, एक्सेलरेशन ठीक आ रहा है। सर हमारा एक्सेलरेशन सही है। ठीक आ रहा है। असीम बिल्कुल ठीक है। लाइशा कहाँ गई? उनीब सही आ रहा है एक्सेलरेशन।
सबसे पहला स्टेप होगा, आपने वेट लिया 10g, आपको इसके कंपोनेंट्स लेने। इफ दिस इज 30 तो ये भी 30। एक कंपोनेंट यहां होगा, इट्स 10g cos 30, it's 10g sin 30. Acceleration is a down the plane. तो नॉर्मली एक्शन यहाँ एक्ट करेगा जो 10g cos 30 के इक्वल होता है। नॉर्मली एक्शन इज 10g cos 30, so it's 10 into 10 cos 30 is √3/2. आप जब एक्सीलरेशन लोगे ना, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा था mg sin थीटा वुड बी इक्वल टू ma। mg sin 30 is equal to ma. So m will cancel this m. G is 10, sin 30 is half, which is equal to a. So we get a is equal to 5 meter per second square. So ये acceleration है 5 meter per second square का acceleration. तो ये acceleration और ये normal action which is 50√3. चलो very good, लिखिए इतना। Okay, so that was about inclined plane. अब inclined plane पर कभी कभी पुली भी लगा देगा, we'll do that thing in tutorial. Next आते हैं friction. अच्छा, एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉज ऑफ मोशन में भी है और सेंटर ऑफ मास में भी है। मैं हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेंटर ऑफ मास में कराता हूँ, क्योंकि विदाउट सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। तो वो रिकॉइल ऑफ गन प्रॉब्लम, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, वो सब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद सेंटर ऑफ मास करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जी 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 जी, वही सब। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। रियल लाइफ में देखो कुछ एग्जांपल्स। सो फोर्स that acts between two solid surfaces or liquid surfaces which oppose relative motion. तो वो फोर्स जो दो सॉलिड सरफेसेस या लिक्विड सरफेसेस के बीच में एक्ट करती है और उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। असीम, जो आपको पता है वो अभी आपको दिख जाएगा, वो भी दैट्स नोन एज फ्रिक्शन। एग्जांपल्स देखो, रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या क्या है। द स्ट्रेट रोड, यहाँ एक कार चल रही है। Let's say this car is moving at 100 km/h और आपने इसका इंजन बंद कर दिया, ब्रेक्स नहीं अप्लाई किया, आपने इंजन बंद कर दिया। इनिशियली 100 km/h पर थी, कुछ टाइम के बाद ये कार रेस्ट में आ जाएगी। रोशनी, वेलोसिटी चेंज हो रही है कार की या कांस्टेंट है? चेंज हो रही है। चेंज खुद हो सकती है और यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। सर एक्सटर्नल फोर्सेस नीडेड। तो यहाँ कौन सी एक्सटर्नल फोर्स होगी जिसने वेलोसिटी चेंज कर दी? सो फ्रिक्शन। दिस इज फ्रिक्शन। टायर और रोड के बीच में एक फोर्स एक्ट करी थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स ने इसको स्लो डाउन कर दिया। सो दिस इज फ्रिक्शन जो टायर और रोड के बीच में एक्ट करी।
अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो ये कार इंजन बंद करने के बाद भी हमेशा 100 किलोमीटर पे जा रही है। अगर मैं कोई ऐसा ट्रैक बना दूं विच इज फ्रिक्शनलेस, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस ट्रैक, और वहां एक कार 100 किलोमीटर पर जाती है और आपने इंजन बंद कर दिया, दैट विल कंटिन्यू टू मूव एट 100 किलोमीटर पर आवर, वो कार कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो जो भी फोर्स मोशन का अपोज करेगी, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। नाउ वी कैन हैव टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्सक्यूज मी सर, यस। तो जब ब्रेक लगाते तब भी तो फ्रिक्शन फिर यूज होगी। नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप एक ऑपोजिंग फोर्स लगा रहे हो कार के ऊपर। जो ब्रेक शूज होता है, यस सर। वो ब्रेक शूज कार के टायर पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। सर उससे तो फिर फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो गई? अब आप ये कहोगे यहाँ जो मैं फ्रिक्शन ले रहा हूँ दैट इज इन बिटवीन टायर एंड रोड, है ना। जब आपने ब्रेक शू लगा दिए तो आप कह रहे हो कि एक फ्रिक्शनल फोर्स सर, और एक्ट कर जाएगी बिटवीन ब्रेक शू एंड द टायर्स, ना, एक और फ्रिक्शन एक्ट करेगी बिटवीन द ब्रेक Okay. शूज एंड द टायर। बट अभी वो भी एक फ्रिक्शन है, बट अभी जो मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ दैट इज इन बिटवीन टायर एंड रोड। यस असीम, आप कुछ पूछ रहे थे। सर अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो सर ये टायर भी तो नहीं मूव कर पाता ना। हाँ ये भी फैक्ट है, लेकिन अगर किसी तरह से रोल नहीं कर पाता डेफिनेटली, लेकिन स्लाइड कर जाता है, यस जैसे आई स्लाइड कर जाती है ऐसे स्लाइड। टाइप्स ऑफ सर अगर हम ग्रेविटी के केस में कहें तो एयर रेजिस्टेंस भी एक सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन ही होगा ना? डेफिनेटली एयर भी आपके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट्स अगेन अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो फ्रिक्शन है जो सॉलिड सर्फेसेस में एक्ट करता है, जिसको हम एक्चुअल में फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन एक जनरल टर्म भी है और मैकेनिक्स में एक बड़ी टेक्निकल टर्म है जिसका नाम फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मींस फोर्स बिटवीन सॉलिड सर्फेसेस। सॉलिड सर्फेसेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी उसे फ्रिक्शन कहेंगे। और एक और टर्म आती है फिजिक्स में विच इज नोन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली फ्रिक्शन इन फ्लूइड। फ्लूइड में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्लूइड की अलग अलग लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। फिर आप एक काम और कर सकते हो, ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है ना, इसे फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये स्लाइडिंग हो सकता है और ये रोलिंग हो सकता है। रोलिंग फ्रिक्शन का कोई एग्जांपल बताओगे मुझे? वन एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। सर कार। टायर्स रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोई एग्जांपल, मतलब मैं कोई ब्लॉक ले लूं, उसे मूव कराना शुरू कर दूं, है ना, आइस पर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, लेज, वेज, यस राइट। यहाँ भी जो इंक्लाइंड प्लेन था ये स्लाइड करता था। अब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है फर्दर तीन तरह का होता है। दिस कुड बी स्टैटिक, दिस कुड बी लिमिटिंग, and this could be kinetic. So आपको ये अभी नहीं पढ़ना, ये आप पढ़ोगे सेकंड बुक में। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग के कंपेरेबल बहुत कम होता है, तो रोलिंग में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है। रोलिंग में बस आपको डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स पढ़ने। मेजर जो आपको टाइम देना है दैट इज ऑन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और वो भी तीन तरह के, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए इसमें अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है आपको। रिलेटिव तो गैसेस के मोशन में कोई फ्रिक्शन नहीं कंसीडर किया जाता किसके? सर? जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स का तो क्या, बट गैसेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता? गैसेस में भी होता है, फ्लूइड्स में। फ्लूइड जब हम ले रहे हैं ना, दैट मींस और- गैसेस और लिक्विड दोनों। सर विस्कोसिटी का कोई Okay, एग्जांपल? sir. विस्कोसिटी का सर एग्जांपल सर कोई? एग्जांपल, जैसे आपने वाटर लो, वाटर एक ग्लास में लेके भर दो, फेंक दो, वाटर फ्लो करता है। और तुमने हनी लिया है ना, शहद, हनी को तुमने फ्लो कराया,
किसका फ्लो ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है? सर हनी का। रीजन इज कि हनी की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, हनी के लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। हर लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करेगी। वन एग्जाम्पल, डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी ज्यादा है। असीम, यही जो अब तक हमने किया है ना, इम्पल्स से क्वेश्चंस आते हैं, बीडी से क्वेश्चंस आते हैं, एक फ्रिक्शन से क्वेश्चन आएगा, एक डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन। मतलब ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसमें से मैं कुछ चीजें ये नहीं कह सकता इससे नहीं आएगा। आप सबके एग्जाम्स में कुछ ना कुछ इन टॉपिक से आ रहा होगा, तो लॉज ऑफ मोशन में कुछ स्किप मत करना। Sir, air resistance is also an example of viscosity. Yes, air resistance is also an example of viscosity, right? असीम, कोल्ड वेल्डिंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन में आएगा। अभी आपको दिखेगा कोल्ड ऑफ वेल्डिंग कैसे कॉज ऑफ फ्रिक्शन में आएगा। कोल्ड वेल्डिंग का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है, उसे कैजुअली कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। सर वो एयर की वजह से नहीं हो पाती ना अर्थ में? नहीं, कोल्ड वेल्डिंग तो सॉलिड सर्फेसेस में होती है। सो देखो, अभी जब हम पढ़ेंगे तो वी वोंट स्टडी फ्लूइड, गैसेस के बीच की फ्रिक्शन, लिक्विड के बीच की फ्रिक्शन हम स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन सॉलिड्स। सर एयर में भी विस्कोसिटी होती है? हाँ, हर फ्लूइड में विस्कोसिटी। ऐसा होता है ना कि एयर की वजह से भी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, दैट्स फ्रिक्शन। Yes, sir. अच्छा, अब देखो जरा स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। मुझे एक एनिमेशन मिल जाए ना, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा ये बताओ, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, डायरेक्शन क्या होता है फ्रिक्शन का? सेम एज दैट ऑफ मोशन और ऑपोजिट टू दैट? ऑपोजिट। ऑलवेज, है ना? यस सर। एक मिनट शायद मुझे, सर जो फ्रिक्शन होता है वो थर्ड लॉ के हिसाब से लगता है, मतलब जितनी नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ का कोई लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करता है। ओके सर। सो मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एनिमेशन है ये, अगर ये आपको दिख जाए तो फिर शायद मेरे लिए आपको ना समझाना मुश्किल आसान होगा। ये आपको एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन आप समझ गए तो बस फिर आपको कहीं परेशानी नहीं आती। सो दिस इज विजिबल। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन हम तब यूज करते हैं जब बॉडी रेस्ट में, जैसे स्टेशनरी सोफा है, ये सोफा सेट अभी रेस्ट में, अभी आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी, सुनते रहना बहुत ढंग से। जो अप्लाइड फोर्स है, मैं कैपिटल एफ से अप्लाइड फोर्स लिखूंगा, एफ अप्लाइड इज 0। जब आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन को मैं हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, तो फ्रिक्शन भी आपका 0 होगा। तो ये बताओ, जब मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी तो क्या ये सोफा सेट मूव करेगा? नो सर। नहीं मूव करेगा। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी शुरू करी। अरे भाई अप्लाई करो, हाँ ये आया अप्लाई करने के लिए, ये अप्लाई करेगा। तो इसने फोर्स अप्लाई करनी शुरू करी, लेकिन अभी ये मूव नहीं कर रहा। मान लो ये भाई साहब जो हैं यहाँ कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट्स अप्लाइंग सम फोर्स ऑफ 10 न्यूटन की फोर्स उन्होंने अप्लाई की, बट ये मूव नहीं करता। फोर्स अप्लाई करी इन्होंने 10 न्यूटन, ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब बता सकते हो कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन या उससे ज्यादा। 10 न्यूटन से ज्यादा। ज्यादा? अच्छा एक बात बताओ,
अगर 10 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो ये बॉडी मूव करेगी या रेस्ट में रहेगी? जी सर मूव Yes. करेगी। मूव कर देगी यार। देखो ये सोफा है ना, यहाँ एक्ट कर रहा था 10 न्यूटन और तुमने ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, मान लो फ्रिक्शन तुमने कहा कि 11 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो ये मूव कैसे करेगी? ये तो रेस्ट में आ जाएगी। अरे एक मिनट यार, ये क्या पागल हो जाता है इस मोड पे। हाँ आप सही। हाँ सो अगर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ से 10 न्यूटन मैंने अप्लाई किया अप्लाइड फोर्स, आप कह रहे हैं फ्रिक्शन 10 से ज्यादा होगी, लेट्स से 11 न्यूटन की अगर फ्रिक्शन है तो ये तो इधर मूव कर जाएगा, जहां ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी बॉडी उधर मूव कर जानी चाहिए। यस सर। देखो ये डिस्कशन है ना, डिस्कशन में हो सकता है आप लोग मुझसे एग्री ना करें, तो जहां जो एग्री ना कर रहा वो अपना पॉइंट रखे, वरना आप सीख नहीं पाओगे। सर हम इसकी ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में इक्वल फोर्स होगी सर। हाँ बिल्कुल इक्वल फोर्सेस होंगे तभी इक्विलिब्रियम है। ये भी 10 न्यूटन हो, ये रेस्ट में, तो अभी जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इसको क्या कहोगे? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक बात बताओ, मैंने फोर्स थोड़ी सी और बढ़ा, मतलब इसने और थोड़ी सी एफर्ट्स लगाई, इसने 12 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर, बट अभी भी ये सोफा मूव नहीं करता। इसका क्या मतलब है? कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो? 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। 12 न्यूटन मैंने और अप्लाई किया, 15 न्यूटन अप्लाई किया और अब भी सोफा सेट मूव नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन। अच्छा मैंने एकदम से अप्लाइड फोर्स 15 से कम कर 10 कर दिया, फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। तो अब ये बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है या सेल्फ एडजस्टिंग होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। मतलब समझ में आ रहा है सेल्फ एडजस्टिंग का? यस सर। Yes, sir. कभी भी क्या अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो सकता है? नो सर। नो सर। कम हो सकता है? नो सर। नो Yes, सर। sir. नो सर। इक्वल होगा, है ना, बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब देखो नेक्स्ट, अब अच्छा, अरे भाई जल्दी मूव कराओ, क्या है इसका? अब इसने क्या किया, इसे मूव कराने के लिए चलो बस यही स्टैटिक है, इसके आगे मैं आपको समझा दूं। अब एक बात और बताना मुझे कि मैंने 15 करा, मूव नहीं करा, तो आपने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन 15 है ना, मैंने बढ़ाते बढ़ाते ना मैं एकदम से फोर्स कर दी मैंने 16 न्यूटन, अब भी मूव नहीं करता, फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन। मैंने 16.1 करी और ये मूव कर गया। सर फिर ये लिमिटिंग हो गया ना। 16.1 करी और मूव कर गया, इसका क्या मतलब है? फ्रिक्शन अब 16.1 के इक्वल है या नहीं है? यस सर। नहीं होगा ना, नहीं है। करना नहीं है start ना, अगर फ्रिक्शन 16.1 हो जाता तो ये मूव करता या रेस्ट में रहता? रेस्ट पे रहता। रेस्ट में। मतलब बॉडी मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन ऑफर कर पा रही है सरफेस? सर 16 न्यूटन। मैं कह दूं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यस सर। इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मुझे जरा तुम में से बताना शुरू करो, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या फर्क है? व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वी कॉल दैट मैक्सिमम वैल्यू एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब तक लिमिटिंग है तब भी बॉडी रेस्ट में है। बॉडी मूव कब करेगी? जब आप फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाई करो, और जब बॉडी मूव करना शुरू कर दे तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो एक एक कर सारे फ्रिक्शंस मैं लिख देता हूं, आप समझ तो चुके हो। अब बस ये देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको प्लीज साथ साथ लिखते रहो। तो स्टेप्स हैं जो आपने सीखा है अभी, बस वही पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट with respect to surface. It is self-adjusting. Applied force और static friction में क्या रिलेशन होगा? इक्वल। सर दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के।
कब तक इक्वल होगी? जब बॉडी मूव कर जाएगी तब भी, अब तक बॉडी मूव नहीं करती? सर मूव करने से तक मूव नहीं करती। सर लिमिटिंग तक कह सकते हैं कि जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। हाँ बिल्कुल, उसको मैं लिमिटिंग में लिख दूंगा उसी चीज में। Until body is at rest, actual motion has its. ये सब इतना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका दिमाग ना बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, याद आ जाए हो जाए उसको। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई, सेल्फ एडजस्ट होती है। अब इसके बाद मुझे बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आप लोग क्या क्या समझते हो? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हुआ ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस सर। अच्छा, अगर एक सरफेस है और मैं आपसे कहता हूँ यार ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दे सकता है ना वो 16 न्यूटन है, तो बॉडी मूव कब करेगी? कितनी फोर्स लगानी होगी उसे मूव कराने के लिए? 16 से ज्यादा। 16 से ज्यादा। सो मैं ऐसे लिख दूं कि बॉडी विल मूव व्हेन F applied is greater than force of limiting friction. ऐसी होगा या नहीं होगा? ऐसी होगा ना, बॉडी तो मूव तभी करेगी जब आपकी अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसमें ना यार मैं एक लिमिटिंग केस यूज करूंगा। अच्छा, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन 16 है और अप्लाइड फोर्स 16.001 है, क्या बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी? यस सर करेगी। कर जाएगी ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 16। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा। लेकिन ये नेग्लिजिबल हो गया ना। हाँ लेकिन है तो अब भी ज्यादा। यस सर। तो बस ऐसे केसेस के लिए इनको लिमिटिंग केस कहते हैं कि जरा सा भी इंक्रीज कर दिया तो लिमिटिंग केस के लिए यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करो। तो आपको ख्याल रहे कि इक्वल टू का मतलब है इट्स अ लिमिटिंग केस। क्या मतलब है लिमिटिंग केस का? कि थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ही 0.0001 ज्यादा है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं। बहुत जगह हम ये लिमिटिंग केस ले। चलो बॉडी मूव करने लगी, अब जब मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक। काइनेटिक। अच्छा तुम एक सोचो जरा, थॉट एक्सपेरिमेंट है। एक हैवी वही सोफा था, इस सोफा को धक्का दे रहा था, उस सोफा को वो पुश कर रहा है। जब तक सोफा रेस्ट में बहुत फोर्स लगानी पड़ी, और जब सोफा मूव करने लगता है तो क्या होता है? उतनी फोर्स लगानी पड़ती है कम से कम? कम लगानी पड़ती है। जब ये मूव कर रहा था तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था? काइनेटिक। काइनेटिक एक्ट कर रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है लिमिटिंग और काइनेटिक में कौन सा ज्यादा है? अच्छा कौन सा कम? लिमिटिंग ज्यादा है। कम कौन सा? काइनेटिक। समझ में आया कि सोफा जब एक बार मूव करना शुरू कर दे, मतलब ये कुछ इतनी कॉमन चीज है जो सब ऑब्जर्व करते होंगे। हाँ सर लेकिन ये होता क्यों, एक बार बता दीजिए। अभी आऊंगा उस पे, कॉज पर अभी आऊंगा। पहले फैक्ट समझो फिर मैं कॉज पर आता हूँ। उसके लिए ना मुझे केमिस्ट्री में आना पड़ेगा। वही जो तुम कोल्ड वेल्डिंग पूछा है तो मैं केमिस्ट्री में आना पड़ेगा। फैक्ट समझो पहले। ये आया? ऐसे ही होता है ना कि सोफा नहीं मूव कर रहा, एकदम मूव करना शुरू कर दिया तो कम फोर्स से भी वो भागता चला जाता है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब बॉडी मूव करने लगती है। तो जब बॉडी एक्चुअल में सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर करूं तो ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। सर कम है। सर कम है। एक चीज और तुम्हें याद रखनी होगी, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, लाइक ये आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, कि किसी भी स्पीड से बॉडी मूव करे काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहता है।
तो कभी कभी स्कूल में कहते हैं कि अच्छा एक काम करो कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क या 2 मार्क का, कहता है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में ना ग्राफ प्लॉट करके दिखा दो। असीम आपका ना कोल्ड वेल्डिंग और ये सारे क्वेश्चंस पे मैं बस आऊंगा, मैं अभी ये मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाह रहा, जो हो गया ना आप लोगों का बन गया है, इसको मैं यूज कर लूंगा। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर अप्लाइड फोर्स 0 तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0 अरे 0 फोर्स 0 तो फ्रिक्शन 0, अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा। लीनियरली बढ़ता है ना, बिल्कुल बराबर हो जाता है। यस सर। ग्राफ का शेप बता दो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। straight line स्ट्रेट लाइन। अरे ये क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ का शेप क्या होगा? ग्राफ का शेप वुड बी स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद बढ़ते बढ़ते किसी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, क्या नाम है उस मैक्सिमम वैल्यू का? लिमिटिंग। limiting section ये तो स्टैटिक था, ये बिल्कुल लिमिटिंग है। उसके बाद क्या होगा? जब बॉडी मूव करना शुरू कर देगी kinetic सर ग्राफ नीचे आ जाएगा। काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कभी कभी ना कह देता है कि इसको ड्रॉ करके बता दो, आसान सा काम है भाई। स्टैटिक अप्लाइड की इक्वल द बड़ा हो गया, स्टैटिक बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमम हो गया फिर कम हो जाएगा। तो ये आपके टाइप ऑफ फ्रिक्शंस हैं, ये आप जल्दी जल्दी इसको लिख लो। फिर इसके बाद कुछ एक छोटा सा ना फॉर्मूला, बहुत ही छोटा फॉर्मूला होता है यहाँ, वो सीख लो ताकि आप कैलकुलेट कर लो। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, फ्रिक्शन बस आप समझो जैसे नॉर्मली एक्शन एक फोर्स थी ना, ऐसे ही आपने फ्रिक्शन एक फोर्स सीख ली। न्यूमेरिकल्स वही होंगे जो आपने नॉर्मली एक्शन पे पढ़े थे, उन्हीं न्यूमेरिकल्स में कह देगा कि अच्छा रफ है सरफेस, एक फोर्स बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन और बढ़ जाएगी। इफ यू नो नॉर्मली एक्शन, यू नो फ्रिक्शन। सर जब हम पेन से लिखते हैं तो हमारी पेन के ऊपर मतलब डायरेक्टली परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगता होगा। बिल्कुल, यही वजह है कि आपकी पेन के निब अंदर नहीं घुसती है ना। आप हवा में लिखोगे तो क्या होगा? सर एक बार बोलिए, अभी आपने क्या बोला था? पेन की निब। इसीलिए आपकी पेन की निब कॉपी के अंदर नहीं घुसती। अगर आप हवा में लिखोगे तो क्या होगा? पेन की निब अपनी जगह रहेगी या नीचे चली जाएगी? सर नीचे चली जाएगी क्योंकि नॉर्मली एक्शन नहीं मिल रहा, कॉपी पे वो नॉर्मली एक्शन मिलता है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार इम्प्रिंट कर लो। अच्छा सर, अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रेविटेशन बहुत ही ज्यादा है तो घुसी जाएगी कॉपी में? डिपेंड करता है कॉपी कैसी है। हाँ सर हम नॉर्मल कॉपी की बात कर रहे हैं। हाँ कह रहा हूँ कॉपी पे डिपेंड करता है कॉपी कैसी। ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कॉपी उतनी नॉर्मली एक्शन दे ही नहीं पा रही तो जरूर अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर इतना नहीं है तो फिर नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर स्टैटिक फ्रिक्शन सर मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी ना? स्टैटिक फ्रिक्शन मास पर? यस सर। नहीं, अभी देखेंगे किस पर डिपेंड करेगी। इट वोंट डिपेंड अपॉन मास। क्योंकि सर अगर, हाँ सर नहीं कुछ नहीं, अभी आएगा, मतलब हो सकता है कुछ केसेस में मास पर डिपेंड करेगी, कुछ में नहीं करेगी, अभी आएंगे उसमें। अगर आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और आपके 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, दैट मींस यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 80%। अब एटलीस्ट इतना सिलेबस आपका हो चुका है, 80-85%। बाकी भी करा देंगे, लेकिन कोशिश करना कि 75-80% से किसी का स्कोर नीचे ना हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हमारे स्कूल में फर्स्ट चैप्टर भी आ रहा है फिजिक्स का, तो वो
यहाँ पे हुआ नहीं तो उसका रिवीजन कैसे करना है? अच्छा वो मैं भेज देता हूँ, उसमें सिर्फ आपको 4 फोर्सेस पूछता है लाइशा। हमारे स्कूल में तो डायरेक्ट थर्ड से ही स्टार्ट कराया था। अच्छा अच्छा, सो लाइशा वहां पूछता है आपसे कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज न्यूक्लियर एंड व्हाट इज वीक फोर्स, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। ओके सर। फर्स्ट चैप्टर से, तो दैट मींस क्वेश्चंस आपके सेकंड चैप्टर से आते हैं, डायमेंशनल से शुरू। मेजर वेटेज वुड बी ऑफ चैप्टर नंबर 3, 4, 5, सबसे ज्यादा वेटेज इन 3 चैप्टर्स का। चलो इसको भी लिख लो। और जैसे ही आपके स्कूल एग्जाम्स खत्म होंगे केपीवाई की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब आप इतना कर चुके होंगे कि अब आप तेजी से पढ़ाया जा सकता है। सर कब तक होगी सर वो स्टार्टेड क्लास? बस ये सेप्टेम्बर के बाद, अक्टूबर फर्स्ट वीक से। सर मेरे एग्जाम्स तो है ही नवंबर में। अच्छा तो फिर लेकिन मेजॉरिटी सितंबर के एंड में खत्म हो जाएगा, तो मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक से ये क्लासेस शुरू करवा दूं। एटलीस्ट मुझे जो बूस्ट करना था ना सिलेबस, वो चीज ओवर हो जाएगी। हाँ हाँ सी, ग्रेविटेशनल फोर्स इंफिनिटी तक होती है, रेंज इनफाइनाइट, लेकिन एक लिमिट के बयान वी कितनी हो जाती है कि आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। सबसे वीक ग्रेविटेशन होता है या कौन सा फोर्स होता है? वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटी सबसे ज्यादा वीक होता है। यस। और सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर। अब देखिए इसके बाद ये हो गया, अब न्यूमेरिकल करने का टाइम नहीं है, मैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन ही डिस्कस कर लेता हूं बस पिछोड़। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में 2 व्यूज होते हैं, एक ओल्ड व्यू होता है, एक मॉडर्न व्यू होता है। ओल्ड व्यू में डिस्कस नहीं कर रहा, वो गलत था, तो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ जो ठीक है। इट्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। Intermolecular force between surfaces in contact. कांटेक्ट में जो भी सरफेसेस आएंगी, उन सरफेसेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक्ट कर रही होगी सरफेसेस में, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। तो देखो समझो जरा, ये आपके पास सरफेस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, या मॉलिक्यूल्स है ना। आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, ये आपने रेड कलर का ब्लॉक रख दिया, इसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मैं नेगेटिव नेगेटिव दिखा रहा हूँ, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आपका फ्रिक्शन आता है ना। एक ना इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कोल्ड वेल्डिंग सी हो जाएगी। कोल्ड वेल्डिंग, वेल्डिंग का क्या मतलब होता है, आपने दो चीजों को कनेक्ट कर दिया। हॉट वेल्डिंग में आप हीट अप करके कनेक्ट करते हो, या आपने हीट अप थोड़ी ना किया, आपने बस ऑब्जेक्ट को रखा सरफेस के ऊपर, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लिया और अटैच हो गए। अब आप अगर मूव कराना चाहते हो तो आपको इस वेल्डिंग को ब्रेक करना होगा। तो ऐसा लगता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, जिससे हम फ्रिक्शन कहते हैं। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं दे रहा, बस आपके मोशन को अपोज कर रहा है। आप यहाँ लेकर जाओगे तो वेल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रहा है। आप ऐसे अप्लाई करोगे तो फिर से इस वेल्डिंग को ब्रेक करना होगा, तो ऐसा लग रहा है अच्छा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दिस इज जस्ट द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए इतना लिखिए। सर ऊपर खींच के नहीं ब्रेक कर सकते? ऊपर करके खींच, तो फिर तो आप सरफेस पर मूव ही नहीं करा रहे ना, तो आप सरफेस पर मूव ही नहीं करा रहे। मोशन तो आप टू द सरफेस ही लोगे ना, तब बात है। सर ओल्ड कॉज क्या था फ्रिक्शन का? ओल्ड था कि सरफेस में इररेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन आता है। कि अगर आप कोई भी सरफेस देखोगे ना, उस सरफेस में इररेगुलरिटीज होती हैं, तो दोनों सरफेस में इररेगुलरिटीज होती है ना, एक तरह से लॉक हो गई।
Yes, sir. तो ये लॉकिंग हो जाती है ये सर फ्रिक्शन। जब हम छोटी क्लास में थे तो सर शायद से यही वाला कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ, दैट्स एन ओल्ड व्यू, तब ये गलत है। बहुत सारी ऐसी सरफेसेस हैं जहाँ तो यहाँ ही इरेगुलरिटीज बताते हैं। कम होती है बट फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं। सर लेकिन इरेगुलरिटीज से भी तो होता होगा थोड़ा बहुत। वहाँ इरेगुलरिटीज जो है उसको आप काउंट कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। सो देखिए देवेन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो सर कॉज अगर होता है ना, हम किसी सरफेस को ओवर स्मूथ कर देते हैं तो वो और फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना उसका। नहीं नहीं, उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है अगर आप स्मूथ कर दोगे ना। नहीं सर अगर ज्यादा स्मूथ करें जैसे किसी चीज हाँ हाँ, मतलब आप स्मूथ कर रहे हो, रफनेस से फ्रिक्शन बढ़ता है, स्मूथनेस से फ्रिक्शन कम होता है, कम होगा। देवेन देखो, कॉज ऑफ फ्रिक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर सरफेस फोर्सेस। ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने ब्लॉक रख दिया, इस सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस ब्लॉक के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस अट्रैक्शन की वजह से इस सिस्टम में फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन आएगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा। और ये फ्रिक्शन हर हाल में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, आप जहां भी मूव कराने की कोशिश करोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। चलो आज फिर न्यूमेरिकल्स तो नहीं हो पाएंगे फ्रिक्शन के, कल से स्टार्ट करेंगे। अब कोई कंबाइंड बैच नहीं है, जो नीट वाला है वो अपनी नीट की टाइमिंग्स में आएगा, जेई वाला है जेई की टाइमिंग्स में आएगा। जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे और ट्यूसडे, वी विल फिनिश दिस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए एक क्लास बहुत है, एंड द लास्ट टॉपिक इन लॉज ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन, दैट्स इट। चलो ओके, लेट्स स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर ट्यूसडे 4 o'clock ही लेंगे। यस 4 o'clock। सर नीट जेई की कौन सी बैच है? असीम निष्कर्ष आपको भेज देंगे, ये टारगेट बैचेस हैं जिसमें हम 5th कर रहे हैं। एक जेई होता है मंडे एंड फ्राइडे, और नीट होता है ट्यूसडे थर्सडे 4 to 5:30। तो आप तो ज्वाइन कर लो उसको, है ना, क्योंकि आपको तो ये समझ में आ रहा है, तो अब आप उस बैच में आ जाओ, दोनों बैचेस में आते हो। सर हमें पता नहीं था वरना हम पहले ही ज्वाइन कर लेते। ओके, मैं भिजवा निष्कर्ष तो से कह कौन देता सा हूँ आपको, चैप्टर चल रहा है उसके अंदर अभी? यही चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा यही चल रहा है। Sure. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर